हमारे घर के बराबर में एक छोटा सा पुख्ता मकान था जिसमें एक स्कूल टीचर अरशद मियाँ रहते थे। कुछ अरसा बाद वो रिटायर्ड हो गए। जब तक मास्टर साहब की सेहत ने साथ दियो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर औकात करते रहे। फिर जब बीमार हो गए तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़कर बिस्तर पर पड़ गए। दमे के मरीज थे। बीमारी ने जोर पकड़ा और राही मुकदम हो गए। इद्दत तक बीवी घर से न निकले, लेकिन ये सफ़ेद पोश लोग थे। जमा पूंजी ने थोड़ा अरसा साथ दिया। अब गुजर औकात का मसला था। उनका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो बारे वक्त में आड़े आना उनकी कफालत का जिम्मा ले लेता। नतीजा ये हुआ कि फाकों तक नौबत आ पहुंची। अरशद मियाँ की बीवी नेक अतवार, सुघड़ और खामोश तब लेकिन उन पर थी। घरेलू कामकाज के सिवा कोई दूसरा हुनर न जानती थी। बेटी गिलरुख को भी पढ़ने लिखने से कुछ ऐसा शगफ नहीं था। बाप की डांट और माँ की फिटकार से मारे बांधे 8वीं तक पढ़ा और 9वीं में स्कूल छोड़ दिया। जब नौबत फाकों तक पहुंच गई तो नुसरत बीबी ने कदम बाहर निकाला। सबसे पहले हमारे घर आए, अपनी मजबूरी बताकर घर का काम करने के लिए इंदिया जाहिर किया। अम्मी ने उन्हें रख लिया। वो सुघड़ तो थी। इटाहे जान को उनके आ जाने से बहुत आराम मिला। उन्होंने घर का सारा काम ही उन पर छोड़ दिया। हमें भी गोया खाला नुसरत के आ जाने से सुकून मिल गया। वो सुबह 7 बजे इजात और 4 बजे तक हमारे घर ही रहते। नाश्ता, खाना, किचन सब उन्हीं के जिम्मे थे। तमाम काम समेटकर अपने घर जाती। दोपहर का खाना हमारे घर खा लेती और बेटी मारूख के लिए उम्मी उन्हें खाना साथ कर देती। तनख्वाह के अलावा भी वो खाला जी को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काफ़ी कुछ दे दिया करती थी ताकि इस शरीफ औरत को किसी दूसरे घर ना जाना पड़े। वक्त गुजरता रहा। सर्दी हो या गर्मी, वो वक्त मुकर्ररा पर आ जाती थी, कभी छुट्टी ना करते। तबीयत ठीक ना हो तो तब भी इजात, तब आई इनको ज़बरदस्ती छुट्टी देकर घर भेज देते। चंद साल तक वो बाकायदगी से काम पर आती रहीं, लेकिन अब कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उनसे काम नहीं होता था। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उम्मी जान उनको गाड़ी में अस्पताल ले गई। वो 2 दिन अस्पताल में रहकर फौत हो गई। हम सबको उनकी अचानक वफात का दाके हुआ। तजहीज़ और तकफीन भी हो गई, लेकिन अब मसला था उनकी लड़की गिलरुख का। उसकी उम्र इन दिनों 17 साल होगी। वो दुनिया में अकेली रह गई थी। खुदा जाने ननियाल और दधियाल वाले क्यों नहीं पूछते थे। अब इस लड़की का हम लोगों के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं था। वो अकेली घर में नहीं रह सकती थी, लिहाजा उम्मी इसको अपने साथ ले आए और किराए का घर मकान मालिक ने वापस ले लिया। गिलरुख ने हमारे घर आते ही माँ की कमी को पूरा करके तमाम काम संभाल लिया। हम सब इसके साथ प्यार भर इसलोक रखते थे। जानते थे कि हमारे सिवा इसका कोई नहीं है। कभी कभी जब हमारा मुलाजिम छुट्टी कर लेता तो गिलरुख चादर ओढ़ कर खुद सामने स्टोर से ज़रूरत की चीज़ें ले आई। हालांकि इसमें मना भी करती थी कि बाहर मत निकला करो, ज़माना ठीक नहीं। वो जवाब देती, खाला जी, मैं अच्छी तरह चादर ओढ़ कर और मुंह ढांप कर जाती हूँ। किसी को क्या पता कौन है। सौदा भी तोलाना होता है। एक दिन नमक खत्म हो गया। वो हांडी पुकार ही थी, तभी उसने चादर ओढ़ी और उम्मी से पैसे लेकर स्टोर को चली गई। वापसी पर जब वो सड़क पार कर रही थी, एक गाड़ी ने गुल को टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर गई। गाड़ी वाले ने फौरन गाड़ी रोक ली और गिलरुख को सेरा देकर उठाया। इत्तेफाक से वो मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था। उसने देखा कि लड़की की चादर पर खून लगा हुआ है, वो जख्मी है। फौरन उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। गिलरुख होश में थी। इसको ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन इसकी कलाई में कांच की चूड़ियां थीं जो सड़क पर गिर जाने की वजह से बाजू में चुभ गई थीं और बाजू से खून निकल रहा था। इस तालिब इल्म का नाम मुमताज़ था। इसने देखा कि लड़की ने अच्छा लिबास पहना हुआ है और खलिये से शरीफ घराने की लगती है। इसने घर का पता पूछा और मरहम पट्टी कराने के बाद इसे हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ा और जाते हुए बोला कि कल फिर पट्टी करानी है। मैं कल शाम को यूँगा, तुम तैयार रहना और चाहो तो घर से किसी को साथ ले लेना। अगले रोज़ वो आ गया। हमने देखा काफ़ी मुहज़्ज़ब और खूबसूरत नौजवान था। भाई ने इसको घर में बिठाया। उम्मी ने चाय वगैरह दी, फिर इसी की गाड़ी में गुलरुख अस्पताल चली गई। साथ में मीर अलिफ छोटा भाई भी गया। 4 बार इसी तरह पट्टी करानी पड़ी।
हर बार मुमताज़ खुद आना और गिल इसके साथ अस्पताल जाती रही, यहाँ तक कि ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया। पट्टी कराने का सिलसिला ख़त्म हो गया। मुमताज़ फिर ना आया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि एक ज़ख्म ठीक हुआ है, मगर एक दूसरा ज़ख्म उनके दिलों को घायल कर चुका है। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज़ गिल रुख पड़ोस में जाने का कहकर कुछ देर के लिए गायब हो गई। उम्मी को बताना चला कि वो डॉक्टर मुमताज़ के पास हॉस्टल गई है। उम्मी तो अपने कमरे में जाकर लेट गई और हम सब स्कूल कॉलेज चले गए थे। ये मुमताज़ को पहली नज़र में ही गुल पसंद आ गई थी। जब उससे पता चला कि ये एक इज्जतदार घराने की बेटी है, माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए हमारे साथ रहती है, तो इसको गिल रुख से हमदर्दी हो गई। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे इस लड़की से शादी करूं। एक दिन वो अम्मी के पास आया और अपना मसला बताया। इनने कहा, बेटा हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर गिल राज़ी है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर लो और अपनी वालिदा को हमारे पास ले लो, तो हम इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये एक इज्जतदार बाप की बेटी है, तभी हम तसल्ली करके इज्जत से ब्याहना चाहते हैं। मुमताज़ जानता था इसके वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, लिहाजा उसने सोचा कि इनको दरमियान में डालना मसले को उलझाना होगा। इसकी एक बहन फातिमा मुल्तान में रहती थी। मुमताज़ ने इसे फ़ोन करके अपना मुद्दा बताया। इसकी बहन ने कहा, जब तक मैं लड़की को ना देख लूँ, तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और ये भी कि वो कैसे लोगों में रहती है। फातिमा ने अपने वालिदैन को भी फ़ोन पर बता दिया कि मुमताज़ भाई को एक लड़की पसंद आ गई है जिसके वालिदैन हयात नहीं है। ये यतीम लड़की अपने पड़ोसी की फैमिली के साथ उनकी कोठी में रहती है, और कोठी की मालिका जिसने लड़की को बेटी बना लिया है की शर्त है कि रिश्ता तभी देंगे जब मुमताज़ के बहन भाई और वालिदैन रिश्ता लेने आएंगे। फातिमा के बाप ने सख्ती से बेटी को खबरदार किया कि तुम हर गज़ वहाँ मत जाना, क्योंकि मुमताज़ की शादी में अपनी भतीजी सुरिया से करूँगा। हमने बचपन में इसके साथ बात पक्की कर दी थी। ये हम बड़ों का फैसला है, तुम्हारे शौहर को दरमियान में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाप के डर से फातिमा गुल को देखने न आ सकी। तभी मुमताज़ ने गिल रुख को फ़ोन किया कि तुम किसी तरह 2-3 घंटे के लिए मेरे साथ मुल्तान चलो और मेरी बहन से मिल लो। इस फ़ोन के बारे गुल ने हमें ना बताया, और एक दोपहर जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, तो वो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान मुमताज़ के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर चली गई, बताती चलो कि मुजफ्फरगढ़ शहर मुल्तान से आध घंटे से भी कम के फासले पर है। फातिमा हर सूरत अपने भाई मुमताज़ की खुशी चाहती थी, वो इससे बहुत प्यार करती थी। इसने गुल के साथ कुछ देर बातें की और लड़की को पसंद कर लिया। बोली, मैं तुम्हारा रिश्ता लेने अपने शौहर और सास ससुर के साथ ज़रूर आती, लेकिन वालिद साहिब की वजह से नहीं आ सकती। अलबत्ता जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम और भाई खुद हमारे पास आ गए थे, इस तरह मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। गिलरुख के लिए ये कड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो हर सूरत मुमताज़ से शादी करना चाहती थी। ये अच्छा भी था कि इस गरीब लड़की की शादी डॉक्टर से हो जाती तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती। इसने इस वक्त अपने तौर एक ऐसा फ़ैसला कर लिया जिसमें उसने हमें शामिल नहीं किया था कि बाद में हम मुमताज़ के वालिद के हाथों फंस ना जाएं। इसने सिर्फ फ़ोन करके हमको इत्तला दी कि आप लोग परेशान ना हो, मैं मुमताज़ की बड़ी बहन के घर मुल्तान में हूँ और मेरा निकाह वो और उसके शौहर मुमताज़ से किरदार है। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। गलिफा देर फातिमा ने भाई और गुल को अपने कमरे में बिठा लिया और अपने वालिद को फ़ोन किया कि भाई मुमताज़ लड़की मेरे घर ले आए हैं और बज़िद हैं कि वो यहाँ निकाह करेंगे। बेहतर है अब इजाज़त दे दें ताकि हम तरीक़े से उनकी ज़िद को पूरा कर दें, वरना ये कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। यही बात फातिमा के शौहर ने भी सर को समझाना चाहिए। सासर ने कहा कि उनको बटेऊ मैं खुद आ रहा हूँ और अपनी मौजूदगी में इस फर्जा को सरंजाम दिए देता हूँ। वो गाड़ी में मुल्तान पहुँच गए। मुमताज़ को इसके वालिद दूसरे कमरे में ले गए और पूछा, आखिर तुम क्यों इस अजनबी लड़की से शादी पर बज़िद हो? वो बोला, ये लड़की यतीम है, लेकिन एक अलिफास्तत की बेटी है और शरीफ घराने से है, और जिस घर रहती है बेशक अब इन लोगों से भी मिल लें, वो भी शरीफ लोग हैं। हम इनको इसलिए बताकर नहीं आए क्योंकि उनकी भी यही शर्त थी कि मैं अपने वालिदैन को लाओ है तो ही वो अपनी इस मुनबोली बेटी का रिश्ता मुझे देंगे, और अब वहाँ आने पर तैयार न थे। बाबा जान, ये लड़की यतीम होने की वजह से हमदर्दी की मुस्तहिक है और हम इसको दानिया के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकते।
मैं इसी लड़की से ही शादी करूंगा। बाप को बेटे की इस गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया और उसने बेटे को थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा कि इन शरीफ लोगों को बताए बगैर तो इनके घर से लड़की को अगवा करके ले आया है ताकि हम बड़े फंसे और उनकी बदनामी हो। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुमको मेडिकल में दाखिला दिलवाया था और इतना पढ़ाया कि तुम किसी की लड़की को भगा कर ले आओ? और ये लड़की कैसी है जो तुम्हारे कहने पर अपने मोहसिनों को बताए बगैर घर से निकल पड़ी? अब सीधे तरीके से इसको वहां पहुंचाओ, वरना मुझसे बारा कोई ना होगा। अभी इस लड़की को घर से निकले 5 घंटे हुए होंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ये रात से पहले इस घर वापस पहुंच जानी चाहिए। चाहे तो फातिमा और उसका शौहर तुम लोगों के साथ चले जाएं और उसको उनके घर छोड़ आएं, लेकिन फातिमा के शौहर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की खुद कोई बहाना बना लेगी कि किसी सहेली के घर चली गई थी, जो उसकी मर्जी कहे। मैं जाऊंगा और न ही अपनी बीवी को भेजूंगा। न जाने वो हमारे साथ किस तरह पेश आए। तो आदर के नाक मुमताज की शादी में शरिया से ही करूंगा। ये कहकर बाप तो चला गया। बेटी बाप का मुंह तकती रह गई। शोर की आवाज सुन कर दूसरे कमरे में बैठी गुलरुख भी सहम गई। सोचने लगी कि अब वो वापस इस घर कैसे जा सकती है कि जहां से बगैर इजाजत निकल आई थी। वो अब मुझे नहीं रखेंगे। उसने फातिमा से कहा, अब आप भी नहीं रखेंगी तो मैं किधर जाऊंगी? मुमताज ने समझ लिया कि बाप के हुक्म के आगे फातिमा और उसका शौहर बेबस हैं। बस उसने गुलरुख को गाड़ी में बिठाया और अपने एक दोस्त के घर ले गया। दोस्त ने वालिदैन को बताया कि ये मुमताज की बीवी है। उन्होंने एक दिन यहाँ ठहर कर कल गाँव चले जाना है। वो बेचारे सीधे सादे लोग थे। उन्होंने बेटे के दोस्त की बीवी जानकर उसकी खातिर मुदारात की। वो रात ये वहाँ रहे। अगले दिन मुमताज गुल को लेकर वकील के पास गया और कोर्ट में निकाह कर लिया। निकाह के बाद 2 दिन ये एक होटल में रहे। तीसरे दिन मुमताज ने मेरे अबू को फ़ोन करके कहा कि हमने निकाह कर लिया है, जिसमें मेरी बहन और बहनोई मेरी तरफ से शरीक हुए हैं। अब मेहरबानी से चंद दिन गुलरुख को अपने घर में रख ले ताकि इस दौरान मैं अपने वालिद और वालिदा को मिलाकर आपके पास ला सकूं। इस तरह मैं गुल को अपने पहले तो वालिद साहब राजी ना हुए, लेकिन जब डॉक्टर मुमताज़ ने अपने वकील से बात करवाई तो उसकी मजबूरी को समझते हुए वालिद साहब ने कहा, ठीक है, हमें मास्टर अरशद और उनकी मरहुमा बीवी का लिहाज है। अब गुल को छोड़ जाएं, लेकिन निकाहनामे की एक कापी भी साथ लेते आएं। मुमताज़ अपने वकील के साथ निकाहनामे की कापी भी लाया। वकील ने गवाही दी कि मैंने कोर्ट में उनका निकाह उनके बहनोई की मौजूदगी में करवाया है। निकाहनामे की कापी अबू ने लेकर गुल को घर में रहने की इजाज़त दे दी। मुमताज़ चंद दिनों की मोहलत मांगकर चला गया। गुल पहले की तरह हमारे पास रहने लगी, लेकिन अब वो पुरसुकून नहीं थी और हम भी इसके बारे फ़िक्रमंद थे। मुमताज़ बज़ाहिर अच्छा इंसान नज़र आता था, लेकिन अभी वो अपनी तालीम के आखिरी साल में था। अपने अखराजात के लिए भी वालिदैन का मोहताज था, इसीलिए वालिदैन से ये शादी खुफिया रखना चाहता था। वो बाप से किसी तौर मुकाबला करना भी ना चाहता था, वरना वो इसका खर्चा बंद कर देते तो तालीम अधूरी रह जाती। मुमताज़ ने फ़ाइनल का इम्तिहान पास कर लिया, हाउस जॉब भी मुकम्मल कर ली। इस दौरान गुलरुख ने बेटे जन्म दिया। वो अब भी हमारे पास रहती थी क्योंकि मुमताज़ भी तक इसको अपने साथ रखने के काबिल ना हुआ था। उसका कहना था, जो नहीं मेरी आमदनी शुरू होगी मैं आकर गिल और अपने बेटे को ले जाऊंगा। वो दिन में सिर्फ 15-20 मिनट आध घंटे के लिए आता था, वो भी माँ 2 माह बाद, लेकिन वो फ़ोन पर बीवी से बाकायदा राब्ता रखता था और बेटे के खर्चे के लिए जो बन पड़ता दे जाता था। एक दिन मुमताज़ के वालिद ने इसे बुलवाया कि जल्दी पहुँचो, तुम्हारी माँ बीमार है। वो गाँव गया तो इसकी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। बहुत परेशान हुआ क्योंकि शादी तो वो कर चुका था, दूसरी क्यों करता। उसने बाप से कहा कि मैं आपकी भतीजी से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वापस जा रहा हूँ। बाप ने क़स्से से कहा कि क्या तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, और ना अपनी बहन की परवाह है जो तुम्हारे चाची बहू है? अगर तुमने उनकी लड़की को ठुकराया तो बताओ तुम्हारी बहन का क्या बनेगा? अगर आज तुमने मेरी इज्जत रख ली तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी मैं खुद करवाऊंगा। आज मेरी बात मान जाओ। गरज ऐसी बातें करके बरादरी ने मुमताज़ से बात मनवा ली और जो तारीख मुकर्रर की गई थी
इसी क्लास की शादी सुरिया से करा दी गई। शादी के बाद इसे वालिद और चचा ने काफ़ी दिन गांव से बाहर न जाने दिया। कहा कि 3 माह तक तुमको अपनी दुल्हन के साथ रहने है, बाद में शहर चले जाना। उधर फातिमा ने फ़ोन करके गुल को बता दिया कि मुमताज़ भाई को वालिद और ताया ने मजबूर करके इसकी शादी इसकी मंगेतर से करवा दी है। वो अभी जल्द तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन कुछ माह बाद ज़रूर आएगा। तुम तसल्ली रखो और घबराना नहीं। हमारे ख़ानदान में एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज है, लिहाजा तुम्हारी शादी को कोई ख़तरा नहीं है। तुम्हारी सौतन अपनी जगह और तुम अपनी जगह रहोगी। हाँ, कुछ अरसा तुमको सब्र से इंतज़ार करना होगा, जब तक कि हालात मामूल पर नहीं आ जाते। दिलरुख बहुत रोई, लेकिन सिवाय सब्र चारा किया था। अम्मी अबू ने भी उसकी दिलजोई की। कहा कि तुम पहले भी इस घर में रह रही थी, अब भी रहती रहो। सड़क पर तो नहीं बैठे, सब्र से काम लो। मर्दों की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं। बीवी सब्र कर ले तो हालात ठीक हो जाते हैं। जो नहीं मुमताज़ के हालात ठीक होंगे वो तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद 2 साल में सिर्फ 4 बार मुमताज़ का फ़ोन आया, लेकिन वो खुद ना आ सका। इस तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। हमने भी इस ख़त्म कर दी। अबू गुल को समझाते, बेटी गम ना करो, तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाएगा। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं बन सका, हम तो हैं। यूँ समझो कि तुम अपने माँ बाप के घर में हो। मुमताज़ का बेटा 5 साल का था। वो हो बहू अपने बाप की शक्ल पर गया था। हम हैरान थे कि क्या मुमताज़ को अपने बेटे की भी याद नहीं आती। दिल-रुख तो मुरझा कर रह गई थी। उसने हमारे घर को ही अपना नसीब समझ लिया। वो सारा दिन घर का काम करती और रात को सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो जाती। एक डॉक्टर का बेटा सर्वेंट क्वार्टर में पल रहा था और उसकी माँ कहने को मुंह बोली बेटी, लेकिन असल में तो अब भी हमारी मुलाजमा थी। लेकिन मुमताज़ को इस बात का भी एहसास नहीं था। जब दिल ने इस जिंदगी को अपना नसीब समझकर हालात से समझौता कर लिया, इसने बज़ाहिर मुमताज़ का इंतज़ार करना छोड़ दिया, तो एक दिन अचानक वो आ गया। इसने मेरे वालिद के कदम छूकर मुआफ़ी मांगी और बताया कि मैं अब मजबूरियों से निकल आया हूँ। मेरे सर जो मेरे सगे चचा थे, उनका इंतकाल हो गया है। मेरा ज़ाती अस्पताल भी सीट हो गया है, जो मेरे वालिद और सर के मुश्तरका सरमाए से बनाया गया है, और मेरी बीवी ने भी इजाज़त दे दी है कि मैं गिल को घर ले ऊँ है, ताकि मेरा बच्चा किसी के घर पलने की बजाय हमारे अपने घर में पहले और पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। सुरिया एक ख़ानदानी औरत है। वो मेरे बेटे की खातिर सौतन को भी कबूल करने पर तैयार है। हम गांव के लोग हैं, हमारी औरतों की सोच शहरी लोगों से मुख्तलिफ है। मैंने अपने वालिद को भी बताया है कि मैंने गुलरुख से निकाह किया था और मेरा 5 बरस का बेटा भी है। मेरे वालिद भी नहीं चाहते कि इनका पोता किसी के सर्वेंट क्वार्टर में पले बढ़े। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और हालात हमारे हक में कर दिए हैं। ये दिल के सब्र का नतीजा है। वालिद साहब ने ही एक को भी शहर में ख़रीद कर मुझे दी है, जो मेरे क्लिनिक के पास है। उनका कहना है कि ये कुठी मैंने अपने पोते के लिए ली है। मुमताज़ की बातों के जवाब में अबू ने कहा, अपने वालिदैन को पहले अपने पोते के पास लेकर यूँ तो मैं गुल को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुमताज़ बोला, जी बाकल, यही इजाज़त लेने आया हूँ कि मेरे वालिदैन भी पोते को लेने मेरे साथ आएंगे। अब दिल-रुख की रुखसती की तैयारी कर ले, क्योंकि मैं आपको ही अपनी बीवी के वालिद की जगह समझता हूँ। दिल को बताया गया तो इसके तन मुर्दा में जिंदगी दौड़ गई। वो दिन भी आ गया जब दिल के सास ससुर और डॉक्टर मुमताज़ इसको लेने आ गए। रोती हंसती दिल-रुख उनके साथ चली गई और बाद में हम उसके घर गए। वो आदास होती तो हमारे घर इस तरह आ जाती जैसे कोई बेटी अपने मैके आती है। अब इसके 3 बच्चे हैं, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बड़ा बेटा अली तालीम के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है। गुल ने डाके तो बहुत अलिफाटे, लेकिन बाद में इसे अल्लाह ताला ने सिख भी बहुत दिया और वो अब काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार रही है। सच है, अल्लाह ताला डाके के बाद सिख भी ज़रूर देता है।